अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक और ये वीडियो तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी का देने जा रहे हैं और उनके लिए जहन में जो कन्फ्यूजन्स हैं कि फेडरल बोर्ड अपनी पॉलिसीज़ को किस तरह से फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा है और उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। लास्ट ईयर हमने देखा कि एसएससी लेवल पे हमने ई शीट्स को इम्प्लीमेंट किया और उस पर बहुत अच्छा फीडबैक, अच्छा रिस्पांस आया। नो डाउट स्टूडेंट्स के अंदर कुछ क्यूरीज रहीं, उनको थोड़े प्रॉब्लम्स रहे उसके अंदर, लेकिन साथ साथ उनको एक बेनिफिट ये मिला कि एक एडवांस शीट पे काम करने का मौका मिला जो कि उनको आगे तक जो हायर स्टडीज़ हैं उनमें हेल्पफुल करेगा। इसी तरह इस साल फेडरल बोर्ड ने अपनी एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई है पेपर्स की, जो कि कहला रही है SLO। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ SLOs की, तो SLOs हमारे पास नॉर्मली इस तरह से चला करते हैं। अगर मैं SLO को मैं ब्रेकअप करूँ तो मैं कहूँगा कि मेरे पास 3 बेसिक स्टेज जाएंगे। यानी मैं SLO को क्लासीफाई करूँ तो मैं कहूँगा एक आएगा स्टूडेंट, फिर आएगा लर्निंग और फिर आएगा आउटकम्स। ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का जो थॉट है ये बेसिकली कोई न्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे फेडरल बोर्ड ने कोई बिल्कुल न्यू थॉट इम्प्लीमेंट किया है। ये कुछ आज से 8-10 साल पहले आ जाना चाहिए था हमारे इस इदारों के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर, तमाम एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का थॉट प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हमने कहा कि जनाब जहाँ तक हम फ्रीक्वेंटली अब आगे बढ़ सकते हैं बढ़ना चाहिए। जितनी देर हो चुकी है अब फ्यूचर में इसको मज़ीद लेट नहीं होना चाहिए, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के हमारे पास पेपर्स नॉर्मली कंडक्ट किए जाते हैं O लेवल्स, A लेवल्स या कैम्ब्रिज सिस्टम के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें कंडक्ट किए जाते हैं। बच्चे के जहन में ये नया वर्ड SLO का जो आया है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि कहा जाता है कि स्टूडेंट को इस तरह से पढ़ाया जाए कि कोई आउटकम हासिल हो। This is the comprehensive definition towards in respect to 3 letters। इन 3 letters के अंदर ये comprehensive definition को हम कवर कर रहे हैं कि student learning outcomes यानी बेसिकली असेसमेंट के थ्रू, एग्जाम्स के थ्रू और आपके अंदर जो पुट अप नॉलेज है जो पूरे साल इनकलकेट की गई है, उस नॉलेज को मैं थॉट प्रोसेस पे लेके ला सकूं। मैं कह सकूं कि जनाब मेरे बच्चे ने कितना पढ़ा है, उससे कोई भी क्यूरी, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड की जाए तो वो इसके लिए आंसरेबल हो। उसको ये पता हो कि मैंने इस टॉपिक के अंदर क्या कंक्लूड किया। तो ये वो बेसिक थीम है कि बच्चा पूरी रोट लर्निंग कहते हैं, रट्टाफिकेशन वाली कहानी ना। रोट लर्निंग में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली लेकिन पता नहीं है कि क्या पढ़ा है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते किसी के सामने। तो उस रोट लर्निंग के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए, उसको हम जो है वो एलिमिनेट करने के लिए, उसको हम जो है वो एक पास हिस्ट्री बनाने के लिए SLOs पे जा रहे हैं। SLOs बेसिकली पार्शली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अभी फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। फुली इम्प्लीमेंट और पार्शली इम्प्लीमेंट से मेरी क्या मुराद है? बेसिकली जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एजुकेशनिस्ट जो हैं और जो प्रीवियस एजुकेशनिस्ट या स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, उन थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी हमें नजर आती है, वो कहलाती है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डोमेन कहलाता है बेसिकली। ये कॉग्निटिव डोमेन हमारे पास नॉर्मली कब चलता है? हमने कहा कॉग्निटिव डोमेन की बात करूं तो मैं कहता हूं ये हमारे पास मेंटल स्किल होती है, वो पागल वाली नहीं, यानी हमारे पास ये मेंटल स्किल कहलाती है। इन 3 स्किल्स के ऊपर आपकी किसी भी चीज को, एजुकेशन को लेके चला जाता है, कोई चीज इंप्लीमेंट की जाती है। यहां पर मैं कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहा हूं कि अभी फेडरल बोर्ड सिर्फ ये फर्स्ट फेज को लेके चल रहा है। ये मैं इतनी टेक्निकलिटी क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि आपके जहन से सारी क्यूरीज को खत्म किया जा सके कि इस वक्त फेडरल बोर्ड कोई इन डिटेल नहीं जाएगा, सुपरफिशियल चीजों को मॉनिटर करेगा, सरसरी चीजों को देखेगा। इस कॉग्निटिव डोमेन में आपका पेपर जब बनेगा तो आपको क्या क्या चीजों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, क्या क्या आपके लिए बेनिफिट सामने आएंगे। तो
तो कॉग्निटिव डोमेन में आपके पास सवालात का जो तरीकेकार होगा वो थोड़ा पैटर्न चेंज होगा। यानी मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूं, अगर एक सवाल किया जाए व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक, तो मैंने कहा कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या है इसका, तो ये तो एक बुकिश लैंग्वेज का क्वेश्चन था जो मैंने किताब में याद किया, किताब में पढ़ा, और उसके बाद मैंने एक्सपेक्ट किया कि जनाब ये क्वेश्चन ऐसे ही आना चाहिए, और ज्यादातर ऐसे ही आया करता था। रोट लर्निंग कॉन्सेप्ट में जरा से सवाल के मोड को चेंज किया जाता था, बच्चा परेशान हो जाता था, सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। क्यों? क्योंकि मैंने उसके कोर थीम को समझा नहीं था, मैंने उस सवाल को एज इट इज याद कर लिया था, वर्ड की जगह खुदा ना खास्ता कुछ भी लग गया तो मैं बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में चला जाता था, वैसे ही मैं एग्जाम प्रेशर के अंदर और प्रेशराइज हो जाता था। तो आपको कूल एंड काम करने के लिए, स्टूडेंट को कूल एंड काम करने के लिए इस वक्त जो भी आपके किताब के टॉपिक्स हैं, जो भी आपके चैप्टर के कंटेंट्स हैं, जो भी आपकी सब हेडिंग्स हैं, आपको उसके बारे में कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। तो मसला आसान हो गया, और आसान हो गया। इसका रीजन क्या है? बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं है। ऐसा नहीं है मैं कहूं कि जनाब 4 पेज लिख दें इसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप पॉइंट्स की शक्ल में अपनी बात को एलोबरेट करना जानते हैं। अब मैं कहूं कि व्हाट इज कंप्यूटर, डिफाइन द टर्म कंप्यूटर, हाउ, व्हाट यू नो अबाउट कंप्यूटर, हाउ द कंप्यूटर वर्क्स, एलोबरेट द टर्म कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एसेंशियल और नॉट, why computer is so much powerful tool in normal current era. These all concepts gather to one place and it will be generate a same definition that is called what is computer. अब आपने करना क्या है? 3 मास के लिए कम एक्सप्लेन करना है, 4 मास के लिए ज्यादा करना है, 5 के लिए उससे ज्यादा एक्सप्लेन करना है। इफ यू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज विद यू, टाइप्स भी पता है आपको कंप्यूटर्स की, आपको जनाब कंप्यूटर का बैकग्राउंड भी पता है, हिस्ट्री भी पता है, आपको पता है कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट एंड द वर्ड कंप्यूटर इज मींस अ कैलकुलेटर, अ प्रोसेसिंग मशीन व्हिच इज गोइंग टू बी कंप्यूट द न्यूमेरिकल्स, न्यूमरल्स, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड टू मेक सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड एज कंप्यूटर। ये सारी की सारी बातें आपको जब समझ में आएंगी जब टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली आपने उसको समझा होगा। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट के लिए फिजिकली प्रेजेंट रहना जरूरी है। अब वो किताब को उठा के रट्टा नहीं लगा सकता, अब वो नोट्स को उठा के रट्टा नहीं लगा सकता, वो 10 नोट्स को पढ़े, वो सिंध गवर्नमेंट को पढ़े, केपीके को पढ़े, पंजाब बोर्ड को पढ़े, फेडरल बोर्ड को पढ़े, किसी भी बलूचिस्तान बोर्ड को पढ़े, किसी भी बोर्ड को पढ़े, लेकिन उन बोर्ड से पढ़ने के बाद कहीं भी बैठ के उसको आंसर देना हो, उससे पूछा जाए व्हाट इज सी लैंग्वेज, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज ट्रांसलेटर्स, व्हाई वी यूज लैंग्वेज, ये टर्म्स की जो डिफरेंसेस हैं, मैं आपको बड़ा आसान से कहूं, मैं ये कहूं कि आपका नाम क्या है, आपने टक से अपना नाम बता दिया, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, ठीक। सेकंड फेज में पूछा आपका इसमें ग्रामी क्या है, अब ये इसमें ग्रामी का वर्ड मैंने सुना ही नहीं था। अब इसमें ग्रामी पता होता तो मैं फौरन से किताब में कॉपी पे लिख देता मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मेरा नाम सैयद तलत हुसैन है। फिर ये कहा गया कि जनाब आपका नाम आपके वालिद साहब ने क्या रखा, ठीक, आपको क्या बुलाया जाता है, आप तो ये नहीं बोलेंगे मुझे इंसान बुलाया जाता है, ऐसा कहेंगे, अपना नाम बताएंगे। तो दीज ऑल क्वेश्चंस टारगेटेड टुवर्ड द सेंटर पॉइंट, वो क्या है, आपका नाम क्या है। मसला क्या था, हमें सवाल का पता नहीं था, सवाल करेगा कैसे इंसान, और बेशतर औकात क्लास में यही प्रॉब्लम होती है। होता क्या, टीचर ने पढ़ाया कुछ, दूसरा आके सवाल थोड़ा चेंज कर रहा है, बस पेपर में जरा से वर्ड्स को ट्विस्ट किया है, बच्चा परेशान हो गया। तो आपने करना क्या है, आपने हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट के कंटेंट को, हर चैप्टर के पार्ट को, उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको, टीचर से बैठ के उसको क्लियर कर लें, इसका मतलब क्या है, और आपको याद करना ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मुश्किल चीज है, कोई मुश्किल नहीं। और याद रखें, व्हेन यू पुट योर लॉक ओवर हियर, जो आपने ताला लगा दिया अंदर, यार मैं नहीं कर सकता, तो बिलीव मी आप बाकी नहीं कर सकते। आप एग्जाम को बोले एग्जाम है, ठीक है, कोई मसला नहीं, मुझे याद है, मुझे आता है। एग्जाम से पहले 10 दफा आप तस्बीह पढ़ लें, मुझे आता है, मुझे आता है। खाली खाली तस्बीह नहीं पढ़ लीजिएगा, याद भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं खाली आप बोले सर आपने कहा था हर पेपर से पहले 10 तस्बीहें पढ़ लीजिएगा, मुझे आता है, मुझे आता है, और वहां जाके सिर्फ यही आता होगा मुझे आता है,
ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, पहले अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि यार मैं कर सकता हूं, मुझे आता है, मैं लिख लूंगा, फाइन इनफ। अब इसके अगेंस्ट क्यूरीज जनरेट होगी, आप पढ़ोगे ना तो क्यूरीज जनरेट होगी। उन क्यूरीज में टीचर से वर्ड्स की मीनिंग पूछना शुरू कर दें, डिफरेंट बुक्स को उठाना शुरू कर दें। कोई भी बुक फाइनलाइज बुक नहीं कही फेडरल बोर्ड ने। फेडरल बोर्ड ने कहा ये कोई बुक नहीं है, आप नेशनल बुक फाउंडेशन से पढ़ो, नो नीड। ये कंटेंट मैं अपनी वेबसाइट पे दे रहा हूं, ये कंटेंट आप जाके वेबसाइट से पढ़ लें, ये कंटेंट आप सिंध गवर्नमेंट की बुक से पढ़ लें, फेडरल से पढ़ लें, पंजाब बोर्ड से पढ़ लें, बलूचिस्तान केपीके किसी भी बोर्ड से पढ़ लें। आपको कंटेंट ये होगा, पेपर इस कंटेंट से आएगा, आपकी बुक से नहीं आएगा। इस हेडिंग का आपको पता होना चाहिए कि ये हेडिंग का मतलब क्या है। मैं आपसे ये पूछूंगा व्हाट इज नंबर सिस्टम, मैंने आपसे पूछना नंबर सिस्टम क्या है। अब आपने कहीं से भी पढ़ा, मुझे इससे सरोकार नहीं है, मुझे ये पता होना चाहिए कि जनाब नंबर सिस्टम कहते हैं किसने, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हर जगह सवाल सेम कॉन्सेप्ट जो कहते हैं कॉन्सेप्चुअल, इसका मतलब ये है कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो, आपके अंदर मेंटल स्किल इतनी स्ट्रांग हो कि आप सवाल को पढ़ के उसके लिए जज कर सकें कितना एफर्ट लिखना है, कितनी चीज लिखनी है। सवाल करने की जरूरत ही नहीं है किसी सर इसके लिए मैं 4 लाइनें काफी होंगी, 10 लाइनें काफी होंगी, नो नीड। आपने मार्क्स देखा, आपने इवेल्युएट कर लिया, या 3 मार्क्स का सवाल है तो मैं तकरीबन 40 वर्ड लिख लूंगी, दैट्स क्वाइट सफिशिएंट। 40 वर्ड, नॉट अ लाइंस, में लाइंस की बात नहीं कर, लाइंस आर नॉट अ यूनिट, यूनिट नहीं है। यूनिट क्या होता है, वर्ड्स होते हैं। रिटन पावर में क्या होता है, यूनिट वर्ड्स को कहते हैं, कितने वर्ड लिख सकते हैं आप। तो यूनिट्स और जो कहलाते हैं वो वर्ड्स कहलाते हैं। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि जनाब आपने 40 वर्ड्स लिख लिए, ओके सफिशिएंट है। देन अगले जो मिस्टेक बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने पेपर में ई शीट में की है, वो क्या मिस्टेक की है, सवालों को काट दिया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा था कि आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख कर आ गए और उसको काट दिया, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिख भी दिया। ऐसे प्रॉब्लम फेडरल बोर्ड ने बहुत सारे फेस किए, लेकिन वो आपके साथ लीनियंट रहे, वो हार्श नहीं हो गए, उन्होंने अपना रूड एटीट्यूड नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरे रूल्स आर रूल्स, उन्होंने कंपनसेट किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को इंप्लीमेंट किया गया, फर्स्ट इंप्रेशन था, बच्चों ने प्रेशर लिया इस चीज का, लेकिन ये बार बार ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को आपने ओवरकम करना है, देखना है सवाल जो मैं लिखने जा रही हूं कॉपी के अंदर पेपर पे, वो वही सवाल है जो मैंने रीड किया है, जहां आंसर लिखने जा रही हूं उसकी जगह वही है। ये जो हमारे पास ई शीट आई है ना, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आसान हो गए। क्यों, बच्चे के पास वो जो स्टफ लिखने का क्वांटिटी होती थी ना, कि मैं शॉर्ट के लिए सर इतना 1 पेज लिख लूं, कुछ बच्चे 1 पेज तक लिख जाते थे, होता क्या था लास्ट में टाइम की कैलकुलेशन नहीं हो पाती थी। 3 मार्क्स का सवाल था, 2 पेज लिख कर आ गया, उन्होंने कहा मसला ही खत्म, हम आपको जगह ही नहीं दे रहे, ना जगह होगी ना लिखोगे। तो कितना फायदा कर दिया फेडरल बोर्ड ने आपका। उन्होंने कहा यही जगह है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, हेडिंग में इसमें, तस्वीर भी इसमें, डायग्राम, डाटा सब इसी में लिखना है शॉर्ट के लिए। तो आपको उन्होंने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, बाउंड कर दिया और आपके टाइम को सेव कर दिया। बात समझ रहे? आई होप आपको समझ में आ रही होगा। यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोगों को? कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखते हैं फेडरल बोर्ड क्या कहता है। ओके, अच्छा जी, मैं फेडरल बोर्ड की तरफ जा रहा हूं, देखता हूं फेडरल बोर्ड हमें इस बारे में क्या कहता है। आप क्या करेंगे, नेट पर जाएंगे और गूगल पे जाके सर्च करेंगे FBISE। आई होप जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास पहला ही ऑप्शन ये आएगा, वेलकम टू फेडरल बोर्ड। आप वेलकम टू फेडरल बोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करते के साथ ही आपके पास इनका अपनी वेबसाइट खुल जाएगी। ओके जी, जैसे आपने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे क्लिक किया, आपके पास इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर रहा हूँ, व्यूज़ का थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। यहाँ पर आपको ऊपर एक पुल डाउन मेनूज़ नज़र आएंगे, इसको हम टैब्स कह रहे हैं। ये टैब नज़र आया, मैं इस लेटेस्ट न्यूज़ जो भी है इसमें आ रही होंगी वो सारी लेटेस्ट न्यूज़ में शो करेगा कि अभी फेडरल बोर्ड ने कौन कौन सी न्यूज़ जो है अनाउंस की हैं, किस किस बारे में की हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही होंगी। मैं फ़िलहाल इसको क्रॉस कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स में जाने के बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स। सिलेबस और मॉडल पेपर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला ही ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, SLOs, यानी आउटकम्स पे
हमने एस लगाया इसलिए SLOs कह रहा हूँ उसको, SLOs बेस्ड एग्जामिनेशन। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, उन्होंने पूरा एक अपना समझ लीजिए कि एक पूरा ब्लॉक बनाया, एक बिल्कुल अपना एक पूरा का पूरा एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर सारा SLOs से रिलेटेड सारा का सारा मटेरियल रखा है। इसमें सारी मॉडल पेपर हो गए, इसके जो बारे में इंफॉर्मेशन है सब इसी में रखी है इन्होंने। मैं डायरेक्टली पहले जा रहा हूँ इस वाले पोर्शन पे, कहता क्या है फेडरल बोर्ड। ये आपको एक पेपर नज़र आ रहा है जो उनका नोटिफिकेशन था कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स SLO बेस्ड एग्जामिनेशन एट SSC लेवल। इसमें क्या कह रहे हैं जनाब, वो कह रहे हैं एज नोटिफाइड अर्लियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 विल बी हेल्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। उसने बता दिया जनाब कि अब जो होगा वो SLO बेस्ड होगा इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बेस्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश कंपलसरी, उर्दू कंपलसरी, पाकिस्तानी स्टडीज़, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर ये हुआ कि जनाब जो सब्जेक्ट बेस्ड था, यानी जो मैं कहूँ बुकिश नॉलेज थी, अब वो बुकिश नॉलेज को तकरीबन रैपअप कर दिया गया है, जिसको हम रोट लर्निंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था रट्टाफिकेशन का, उसको ख़त्म करके उन्होंने आपसे टारगेटेड बात करना शुरू कर दी है, कॉन्सेप्ट्स आपके पूछना शुरू कर दिए, ताकि देखना चाहते हैं कि आप कितने इस सब्जेक्ट के अंदर वर्थ वाइल हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स आपको सब्जेक्ट के क्लियर हैं, उस बारे में वो आपके बारे में पेपर बनाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि जनाब ये सारे के सारे जो SLOs होंगे वो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। मोर ओवर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं कि जनाब हमने इस चीज़ के लिए सारी जो बुक्स हैं, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ये कैरिकुलम हमने जो है वो पब्लिश कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। ये कैरिकुलम क्या चीज़ है जनाब? कैरिकुलम जो कंटेंट होता है, जो आपका कोर्स का स्टफ़ होता है, जिसके अगेंस्ट आपके बुक को बनाया जाता है, इसको हम कैरिकुलम कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ और को कैरिकुलर एक्टिविटीज़, और फिर कहते हैं एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़, ऐसा ही है ना। तो कैरिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी हैं आपकी? ये जो आपके सारी की सारी आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, आपके स्टडी से रिलेटेड है, सारी की सारी कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। अब कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर कह रहा है कैरिकुलम जो बनाया गया है वो 2006 का फॉलो किया गया है। 2006 से क्या मुराद है? सारा का सारा वो कंटेंट जो 2006 में पढ़ाया जा रहा था, वो सारा का सारा कंटेंट अभी आपके लिए वही कंसिडरेबल है। बुक कंसिडरेबल नहीं है, कंटेंट वही कंसिडरेबल है। अब बुक आपके पास मुख्तलिफ मिल सकती हैं। SSC 1 के लिए उन्होंने कहा कि जो कंटेंट आपको ज़्यादा मिल जाएगा वो कहाँ मिल जाएगा? नेशनल बुक फाउंडेशन में मिल जाएगा। मैं कंप्यूटर साइंस पे आ जाऊँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। कंप्यूटर साइंस पे आ जाऊँ तो कह रहा है कि NBF यानी नेशनल बुक फाउंडेशन में ज़्यादा आपको मटेरियल मिल जाएगा। फिर वो कह रहा है KPK की टेक्स्ट बुक की बोर्ड है, उसमें ही मिल जाएगा, आ खान से भी मिल जाएगा आपको। और इसी तरह से ये मैट्रिक क्लास के लिए वही दोनों चीज़ें बता रहा है, SSC 1 और SSC 2। तो आपको अब कंटेंट क्या है? जो कंटेंट का पार्ट है, जो भी आउटलाइन आपकी इस बुक के अंदर मौजूद है, उस आउटलाइन में आप पहले अपने कंटेंट को देख लेंगे और चेक करेंगे कि आपका कोई ऐसा टॉपिक जो क्लियर ना हो, अपने टीचर से उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस करें और उस टॉपिक को क्लियर करें। मल्टीपल लेवल के क्वेश्चंस को देखें कि कौन कौन से तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन का स्टार्ट लेने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, और साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जनाब क्वेश्चन जो व्हाट का वर्ड है, वाई का वर्ड है, हुम का वर्ड है, वेयर का वर्ड है, क्लासीफाई का वर्ड है, एलोबरेट का वर्ड है, डिफाइन, डिज़ाइन, टर्म्स, इन चीज़ों की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये मुझे कैसे एक्सप्लेन करनी है। ब्रीफली का मतलब क्या है, इन डिटेल का मतलब क्या है, डिस्क्राइब का मतलब क्या है, और शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस का, डिटेल क्वेश्चंस का क्या डिफरेंस है। ये तमाम चीज़ें जब आपको क्लियर होंगी तो आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस कैसे बनते हैं, एक थ्योरी, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके पास नॉर्मली पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, अगर वो डिस्टिंग्विश में पूछ लिया जाए तो आप कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे उसको पॉइंट्स में लिखेंगे। ये चीज़ें, दिस इज़ द आर्ट ऑफ SLOs एग्जाम। ये SLOs का पर्पज़ है। SLOs के बाद आप खुद फील करेंगे यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन योर सब्जेक्ट। जो आप सब्जेक्ट का एग्जाम दे के जाएंगे, आपको अंदाज़ा होगा यार मैं कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हूँ, मैं किसी से बात कर सकता हूँ। आपको किसी के सामने थ्योरी नहीं सुनानी होती, आपने उस चीज़ का कॉन्सेप्ट देना होता है। तो ये तो हो गया जनाब आपके पास एक सिंपल सा जो नोटिफिकेशन था, ये आप जाके वहाँ देख भी सकते हैं। फाइनली हम अगर नेक्स्ट फेज़ में जाएँ तो हम देखते हैं जनाब पेपर्स क्या कहते हैं। क्वेश्चन पेपर को हम देख रहे हैं ज़रा। क्वेश्चन पेपर हमारे पास कौन कौन सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। यहाँ पर SSC के हैं और ये HSC के हैं, SSC 9th और SSC मैट्रिक। मैं पहले मैट्रिक को पेपर को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि मैट्रिक का पेपर किस तरह से होगा या आ सकता है। ये मॉडल पेपर है। कैरिकुलम उसने बता दिया कि वाहिद का कैरिकुलम कंप्यूटर साइंस का जो है वो 2009 का फॉलो किया जा रहा है। तो 2009 का जो कैरिकुलम है फेडरल बोर्ड का, उसी के लिहाज से ये पेपर डिज़ाइन किया गया है।
अब आपने इस तरह के क्वेश्चंस कम देखे होंगे, लेकिन आपने अपने बुक्स के अंदर कम देखे होंगे कि एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उसका आउटपुट कौन सा होना चाहिए। अगर ये प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रोग्राम की इवैल्यूएशन आती है, तो आप फौरन से जाके क्या करेंगे, आंसर मार्क कर देंगे। अगली बात में वो कह रहा है कि जनाब अगर कंडीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फ्लो चार्ट फॉर द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स लेस देन 33। अगर आपको पता है तो आप टक करके बोलेंगे जनाब ये तो डिसीजन बॉक्स का ऑप्शन है, अगर ऐसा हो जाए तो ये कर लेना। मार्क्स अगर 33 से लेस देन हो तो फेल कर देना, मार्क्स अगर 33 से ज़्यादा हो तो पास कर देना, इफ़ और एल्स की कंडीशन होती है इसमें। इसी तरह से आपका ये सारा का सारा पेपर है, आप जाके इसको रिव्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस इसी के साथ कर सकते हैं। ये कुछ HTML का कोड है और फिर आपके पास ये क्वेश्चंस का पैटर्न है। इस क्वेश्चन के पैटर्न में देखें तो जनाब उसने सवाल भी दिया है, उसका आंसर भी दिया है। अब आप इस आंसर को अपने नोट्स के साथ, अपने कॉन्सेप्ट के साथ मैच करके देख सकते हैं, यार मैं किस हद तक परफेक्ट हूँ इसके अंदर, मैं किस हद तक। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में उसने कितना लिखा है एफर्ट। आप जो अपने रजिस्टर में लिखने जाएंगे तो कितना बन जाएगा, तो इसके वर्ड्स को काउंट कर लें, एक रफली वर्ड्स को काउंट कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा जनाब कितना एफर्ट आपने लिखनी चाहिए। प्लस माइनस हो सकता है, नो नीड, ऐसा नहीं हो कि आप प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप इसके कॉन्सेप्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर रीड करेंगे। इसी तरह सारी की सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर दी हैं, जिसके ज़रिए आप अपने SLO बेस्ड पेपर को बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का मेंशन है, हर सब्जेक्ट का पेपर 9th और मैट्रिक के लिहाज से सेग्रीगेटेड फॉर्म में मौजूद है। आप उसको जाके ज़रूर रिव्यू करें, उसमें कोई क्यूरीज़ हैं तो टीचर से आप डिस्कस करें आगे। फाइनली हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा। ये हमारा सेक्शन C आ गया है, जिसमें आप देखेंगे तो जनाब फ्लो चार्ट दिया गया है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। तो ये पूरा उन्होंने फ्लो चार्ट दिया है और इस तरह से एक्सप्लेन द 4 मॉड्यूल्स ऑफ C प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। इस तरह से 9th का पेपर भी है आपके पास। अगर मैं 9th के पेपर की तरफ जाऊं तो 9th का पेपर भी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको बातें समझना आसान हो जाएंगी। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली ऑनलाइन। तो ये अगर आपको पता है लैन होता क्या है, आपको ये पता है कि जनाब कैसे कम्युनिकेशन होती है, कितने सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जनाब कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द फास्टेस्ट रीड एंड राइट एक्सेस। अब देखें ये चीज़ें हो सकता है पेपर में आपकी बुक के अंदर ऐसे ऑब्जेक्टिव ना दिए हों, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स आपके थ्योरी के लिहाज से स्ट्रॉन्ग हैं, आप फ़ौरन से पॉइंट आउट करके उसको मार्क कर लेंगे। तो इन पॉइंट्स को ज़रूर रिव्यू करेंगे। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मोड। क्या है, किसकी एग्जाम्पल है? टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग किस चीज़ की एग्जाम्पल कहलाती है? हाफ डुप्लेक्स की है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है, वन वे कम्युनिकेशन है। हाफ डुप्लेक्स तो वो होता है जहाँ डाटा जा भी सके और आ भी सके। किसकी एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स की है। जैसे रेडियो ट्रांसमिशन है, या तो ट्रांसमिशन सिर्फ आ ही सकती है हमारे पास, ऐसा ही है ना। तो वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में वन डायमेंशन कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है। इस तरह से आप इस पेपर को रिव्यू करेंगे। आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसके साथ क्लियर हो जाएंगे। जब आप पेपर्स को अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें SLO बेस क्लियर हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा जी, हमने देखा कि जनाब हम किस तरह से अपने एग्जाम्स को बेहतर बना सकते हैं। SLO बेस एग्जाम किस तरह से हो सकता है, किस लेवल पे होगा। SLOs का वर्ड हमें देखते हुए बड़ा जाइंट लग रहा था, बहुत कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन असल में दरहकीकत वो आपके कॉन्सेप्ट्स को आपके पेपर पे डिलीवर करवाना जानते हैं। वो चाहते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको नो हाउ हो। आपको पता होना चाहिए कि जनाब अगर आपका कंपटीशन O लेवल्स के साथ हो, A लेवल स्टूडेंट के साथ हो, कैम्ब्रिज के साथ हो या किसी भी बोर्ड के साथ हो, तो आप एक वर्थवाइल स्टूडेंट कहलाएं, आप एक कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक स्टूडेंट कहलाएं। आपके कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए कि जब सवाल किया जाए तो आपके हैंड्स ऑटोमेटिकली वो रोड लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट पे ना हो, कॉन्सेप्ट वाले बात पर हो। छोटी बात भले आप एक्सप्लेन कर सकें और टू द पॉइंट एक्सप्लेन कर सकें, तो ये जब भी हो सकता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक्स टू फेडरल बोर्ड कि जनाब उन्होंने आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है और अभी इनिशियल फेज में किया है। इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? थैंक्स फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया।